बच्चों, सामाजिक विज्ञान की क्लास में आज आपका स्वागत है। पिछले कक्षा में इतिहास जो मैंने पढ़ाया था उसमें यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ाया था। आज हम आपको भारत में राष्ट्रवाद पढ़ाने जा रहे हैं। देखिए, यूरोप में आधुनिक राष्ट्रवाद के साथ ही राष्ट्र राज्यों का भी उदय हुआ और इससे अपने बारे में लोगों की समझ बदलने लगी। वे कौन हैं, उनकी पहचान किस बात से परिभाषित होती है, यह भावना बदल गई। उनमें राष्ट्र के प्रति लगाव का भाव पैदा होने लगा और नए प्रतीकों, नए चिन्हों ने, नए गीतों और विचारों ने नए संपर्क स्थापित किए और समुदायों की सीमाओं को दोबारा परिभाषित किया। मतलब पहले केवल क्षेत्र के हिसाब से समुदाय थे, अब राष्ट्र के हिसाब से लोग जोड़ने लगे। ज़्यादातर देशों में इस नई राष्ट्रीय पहचान का निर्माण एक लंबी प्रक्रिया में हुआ। हमारे देश में भी ऐसा ही हुआ। दूसरे उपनिवेशों की तरह भारत में भी, चूँकि हमारा भारत उस समय अंग्रेज़ों के अधीन था, अंग्रेज़ों का उपनिवेश था, तो भारत में भी आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय की घटना उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के साथ जुड़ी हुई थी। औपनिवेशिक शासकों के खिलाफ संघर्ष के दौरान लोग आपसी एकता को पहचानने लगे थे, क्योंकि उनके अत्याचार ही इतने ज़्यादा थे, इतना ज़्यादा उत्पीड़न था। उत्पीड़न और दमन के भाव ने विभिन्न समूहों को एक दूसरे से बांध दिया था, लेकिन हर वर्ग और समूह पर उपनिवेशवाद का असर एक जैसा नहीं था। उनके भाव भी अलग थे और स्वतंत्रता के मायने भी भिन्न थे। अब देखिए, गांधी जी उस समय नेतृत्व के लिए जो लोग आए, उसमें गांधी जी अपने भारत में मेन है। गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने इन समूहों को इकट्ठा करके एक विशाल आंदोलन खड़ा किया, परंतु इस एकता में टकराव के बिंदु भी निहित थे। आपने पिछली कक्षा में भारत में राष्ट्रवाद का उदय 20वीं सदी के पहले यानी 9th में भी आपने पढ़ा है। भारत में राष्ट्रवाद का उदय तो शुरुआत का उस 9th में पढ़ा है। अब उससे आगे का यानी 20वीं सदी के पहले का तो आप पढ़ चुके हैं। अब हमें पढ़ना है 1920 से के दशक के आगे का। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये समझेंगे हम लोग। इसमें राष्ट्रीय आंदोलन को विकसित करने में कांग्रेस ने क्या प्रयास किए और इस आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूहों ने किस तरह हिस्सा लिया और किस प्रकार राष्ट्रवाद ने लोगों की कल्पना को नई उड़ान दे दी। अब देखिए, पहला विश्व युद्ध, खिलाफत और असहयोग आंदोलन। 1919 के बाद के सालों में राष्ट्रीय आंदोलन नए इलाकों तक फैल गया था। उसमें नए सामाजिक समूह शामिल हो गए थे और संघर्ष की नई पद्धतियां सामने आ रही थीं। विश्व युद्ध ने एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी थी। इसके कारण रक्षा व्यय, क्योंकि विश्व युद्ध में सभी देश दो गुटों में बंट गए थे और सभी देश जो है सेना और अस्त्र शस्त्र में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे थे, तो रक्षा व्यय काफ़ी बढ़ गया था और इस खर्चे की भरपाई करने के लिए युद्ध के नाम पर कर्जे लिए गए। मतलब बहुत सारे देशों ने कर्जे लिए और करों में वृद्धि की, सीमा शुल्क बढ़ा दिया और आयकर शुरू किया। युद्ध के दौरान कीमतें तेज़ी से बढ़ रही थीं सभी सामानों की। 1913 से 1918 के बीच कीमतें 2 गुनी हो चुकी थीं और इस तरह से आय लोगों, मतलब आम जो लोग थे, उनकी मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ गई थीं। गांव में सिपाहियों को जबरन भर्ती किया जा रहा था, जिसके कारण ग्रामीण इलाकों में व्यापक गुस्सा था। 1918 से 1919 और 1920 से 1921 में देश के बहुत सारे हिस्सों में फसल भी खराब हो गई उसी समय, जिसके कारण खाद्य पदार्थों का भारी अभाव हो गया और उसी समय फ्लू जैसी महामारी भी फैल गई। तो इस तरह से मतलब बहुत ज़्यादा स्थिति खराब हो गई और 1921 की जनगणना के अनुसार अकाल और महामारी के कारण 120 से लेकर 130 लाख लोग मारे गए। लोगों को उम्मीद थी कि युद्ध खत्म होने के बाद उनकी मुसीबतें कम हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इसी
समय नए ढंग से नया संघर्ष शुरू हुआ, क्योंकि जब ज़्यादा लोग परेशान होते हैं तो वो कुछ भी करने को तैयार होते हैं। अब देखिए सत्याग्रह का विचार। महात्मा गांधी जनवरी 1915 में भारत लौटे। इससे पहले वे दक्षिण अफ्रीका में थे। उन्होंने एक नए तरह के जन आंदोलन के रास्ते पर चलते हुए वहाँ की नस्लभेदी सरकार से सफलतापूर्वक लोहा लिया था और इस पद्धति को वे सत्याग्रह कहते थे। सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया था। इसका अर्थ यह था कि यदि आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है, बल्कि सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे, यानी बिना लड़े अहिंसा के सहारे अपने संघर्ष में सफल हो सकता है। इसके लिए शत्रु की चेतना को झिंझोड़ना होगा और शत्रु को सच्चाई से सहज भाव से स्वीकार करने के लिए प्रेरित करना होगा और इस संघर्ष में अंततः सत्य की ही जीत होती है। गांधी जी का विश्वास था कि अहिंसा का यह धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है और भारत आने के बाद गांधी जी ने कई स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाए। 1917 में उन्होंने बिहार के चंपारण इलाके का दौरा किया और दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया। 1917 में ही गांधी जी ने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया और 1918 में सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के लिए अहमदाबाद में भी सत्याग्रह आंदोलन चलाया। अब देखिए रॉलेट एक्ट, ये जो है अंग्रेजी शासन व्यवस्था का एक नियमों का एक्ट था। इसका भी विरोध हमारे भारतवासी कर रहे थे क्योंकि ये हमारे भारतीयों के बहुत ही खिलाफ था। सत्याग्रह की कामयाबी से उत्साहित गांधी जी ने 1919 में प्रस्तावित रॉलेट एक्ट के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला लिया। भारतीय सदस्यों के भारी विरोध के बावजूद इस कानून को अंग्रेजी सरकार इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में इस कानून को पारित कर दिया और इस कानून के जरिए सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने, यानी जो भारतीयों की तरफ से जो राजनीतिक गतिविधियां हो रही थीं उनको कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। महात्मा गांधी ऐसे अन्यायपूर्ण कानूनों के खिलाफ अहिंसक ढंग से नागरिक अवज्ञा चाहते थे, यानी हिंसा न करके मतलब इसके लिए कार्य करें और विभिन्न शहरों में रैली जुलूसों का आयोजन किया गया। इस व्यापक जन उभार से चिंतित अंग्रेज़ों ने राष्ट्रवादियों पर दमन का कार्य शुरू किया और 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी। इसके बाद लोग बैंकों, डाकखानों और रेलवे स्टेशनों पर हमला करके तोड़फोड़ करने लगे। अब देखिए इसी के तहत जलियांवाला बाग, अमृतसर में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। उस दिन अमृतसर में बहुत सारे गांव वाले सालाना बैसाखी मेले में शिरकत करने के लिए इकट्ठा हुए और काफ़ी लोग सरकार द्वारा लागू किए गए दमनकारी कानून का विरोध प्रकट करने के लिए भी जलियांवाला बाग मैदान में एकत्रित हुए थे और यह मैदान चारों तरफ से बंद था। जनरल डायर अपने सैनिकों के साथ वहां पहुंचा और उसने मैदान के से बाहर जाने या बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद करवा दिए। इसके बाद सिपाहियों से अंधाधुंध गोली चलवा दी। सैकड़ों लोग मारे गए। ऐसा उसने सत्याग्रहियों में दहशत पैदा करने के लिए किया था। जलियांवाला बाग की खबर फैली तो उत्तर भारत में बहुत सारे शहरों में लोग सड़कों पर उतर आए। हड़तालें होने लगीं, सरकारी इमारतों पर हमला होने लगे। सरकार ने इन कार्रवाइयों को निर्ममता से कुचलने का रास्ता अपनाया। हिंसा फैलते देख गांधी जी ने आंदोलन को वापस ले लिया। महात्मा गांधी पूरे भारत में और भी ज़्यादा जनाधार वाला आंदोलन खड़ा करना चाहते थे। अब
लेकिन उनका मानना था कि हिंदू और मुसलमान दोनों को नज़दीक लाया जाए और बिना ऐसा किए जो आंदोलन सफल नहीं हो सकता, और खिलाफत का मुद्दा उठाकर दोनों समुदायों को नज़दीक लाया जा सकता है कि हम सभी जो है अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ मतलब इकट्ठे हो जाएं। सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भी दूसरे नेताओं को इस बात पर राज़ी कर लिया कि खिलाफत आंदोलन के समर्थन और स्वराज के लिए एक असहयोग आंदोलन शुरू किया जाना चाहिए। अब देखिए असहयोग आंदोलन, महात्मा गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था और यह शासन इसी सहयोग के कारण अभी मतलब चल पा रहा है। अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें तो साल भर के भीतर ब्रिटिश शासन ढह जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। गांधी जी का विचार था कि यह आंदोलन चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। सबसे पहले लोगों को सरकार की दी हुई पदवियां लौटा देनी चाहिए और सरकारी नौकरियां छोड़ देनी चाहिए। सेना, पुलिस, अदालतों, विधायी परिषदों, स्कूलों और विदेशी वस्तुओं मतलब हर चीज़ का बहिष्कार करके ये असहयोग आंदोलन को सफल बनाना चाहिए। धन्यवाद। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है।